नमस्कार साथियों, स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत 1857 की क्रांति है, जिसे हम लोग गदर के नाम से जानते हैं, पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूपीएसआई परीक्षा या यूपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट और लगभग सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनते रहते हैं। और 1857 की क्रांति चूँकि आधुनिक भारत का वो हिस्सा है जिससे परीक्षा में हर हाल में एक संभावित प्रश्न रहता है। भारत में अंग्रेजी सत्ता के विस्तार का एक ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और जैसे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की जो समाप्ति हुई है और ब्रिटेन की महारानी जो भारत की साम्राज्ञी घोषित हुई, जैसा हम लोग जानते हैं, ये 1857 की क्रांति का ही मुख्य परिणाम है कि ब्रिटेन की महारानी का या ब्रिटिश सत्ता का भारतीय शासन को अपने हाथों में लेना और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति। तो आइए देखते हैं कैसे 1857 की क्रांति या भारत के प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहे जाने वाले इस पूरे संघर्ष या गदर से परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न बनता है और कैसे इस टॉपिक को हमें संक्षेप में समराइज करना है ताकि इससे परीक्षा में आने वाले किसी भी बोर्ड प्रश्न तक हम पहुंच सकें और उसका सही तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ आकलन कर सकें। सबसे महत्वपूर्ण शब्द ये है कि 1857 की क्रांति का एक प्रश्न ये रहता है कि तात्कालिक कारण क्या था। कारण तो वैसे तात्कालिक कारण जो है वो चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग माना जाता है, जैसा कि हम लोग अब तक पढ़ते आए हैं कि तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। लेकिन अगर दीर्घकालिक कारणों को देखते हैं तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शोषणकारी नीति है, भारतीय जो सैनिक हैं सेना में उनके प्रति किया जाने वाला भेदभावपूर्ण व्यवहार है और अन्य ऐसे धार्मिक हस्तक्षेप जो भारतीय जनमानस और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में जो भारतीय सैनिक थे उनके प्रति कहीं न कहीं मन में विद्रोह और विरोध की भावना धीरे धीरे उत्पन्न कर रहे थे। और ये उबाल जो जनता के समक्ष आया और सेना में जो विद्रोह हुआ उसे हम 1857 की क्रांति या गदर के नाम से जानते हैं। तो महत्वपूर्ण शब्द ये है कि दिसंबर 1856 में यानी 1856 के अंतिम माह में एक नया परिवर्तन सेना में किया गया कि ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल के प्रयोग के लिए ब्रिटिश सत्ता के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को अवगत किया गया। यानी इस बंदूक के स्थान पर इस बंदूक या राइफल का प्रयोग करने की बात कही गई, यह निर्णय लिया गया। और जिसमें जो कारतूस होता था उसे मुंह से निकालना पड़ता था और भारतीय सैनिकों में कुछ ऐसी अफवाह हुई कि जो कारतूस है इसमें चर्बी लगी होती है। तो इसे भारतीय सैनिकों ने जो कंपनी के सेना में थे अपनी धार्मिक आस्था पर कुठाराघात माना और उसका विरोध कहीं न कहीं धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। और इस विरोध के अंतर्गत मंगल पांडे, ये नाम आपने सुना, मंगल पांडे का विद्रोह ये महत्वपूर्ण तिथि 29 मार्च सन 1857 में बैरकपुर छावनी में हुआ है। 34वीं एनआई रेजिमेंट के एक सैनिक मंगल पांडे के द्वारा चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने पर विद्रोह का इस तरह से सूत्रपात हुआ और मंगल पांडे को बाद में फांसी दी गई। उनके भाई जो थे वो ईश्वर चंद्र पांडे, उन्हें भी फांसी दी गई। तो एक प्रश्न क्या है कि मंगल पांडे का विद्रोह तिथि है 29 मार्च 1857 और स्थान कौन सा? बैरकपुर। बैरकपुर के कमांडिंग ऑफिसर तत्कालीन कौन थे? तो एक महत्वपूर्ण नाम है बेनेट हैरिसे। यानी मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? बेनेट हैरिसे। अब मंगल पांडे के विद्रोह के पश्चात और भारतीय सैनिकों में मंगल पांडे के प्रति आने वाली सहानुभूति के पश्चात जो क्रांति का अगला चरण आया है कि 10 मई 1857 की तिथि गदर के लिए सैनिकों द्वारा या गोपनीय तरीके से निर्धारित की गई थी और रोटी और कमल जिसका चिन्ह घोषित किया गया था संदेश के रूप में, जिसका प्रसारण किया जाना था। यानी प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ किस तिथि को हुआ? तो उत्तर है 10 मई 1857। और उनके प्रतीक चिन्ह क्या थे? कमल और रोटी। यहीं पर एक महत्वपूर्ण शब्द ये है कि अगर प्रश्न होगा क्रांति की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी, क्रांति की पूर्व निर्धारित तिथि, तो अगर प्रश्न ये रहता है तो पूर्व निर्धारित तिथि के अंतर्गत उत्तर हो जाएगा 31 मई 1857। ये एक महत्वपूर्ण शब्द है। यानी तिथि को निर्धारित किया गया था वो 31 मई 1857, लेकिन किन्हीं कारणोंवश या सुनियोजित तरीके से न हो पाने के कारण ये क्रांति कब प्रारंभ हुई? 10 मई 1857 को। स्थान कौन सा है? मेरठ है। और मेरठ के जो विद्रोही सैनिकों थे उन्होंने मेरठ में विद्रोह किया और मेरठ से 10 मई की रात यानी लगभग 11 मई की सुबह दिल्ली पहुंचकर और लाल किले में शरण ली। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि उसमें भारत के मुगल वंश के अंतिम बादशाह बहादुर जफर जो दिल्ली में अपना शासन जो भी छोटे स्तर से संचालित कर रहे थे, तो बहादुर जफर को इन विद्रोही सैनिकों ने अपना नेता घोषित किया। और ये तिथि कौन सी मानी जाती है? 11 मई 1857। परीक्षा में प्रश्न आता है कि मेरठ से भाग कर गए हुए विद्रोही सैनिकों ने इनमें से कहाँ शरण ली? तो उत्तर क्या होगा? दिल्ली का लाल किला।
और किसे अपना नेता घोषित किया? तो बहादुर शाह जफर को, जो भारत के अंतिम मुगल बादशाह हैं। बहादुर शाह जफर कौन है? बहादुर शाह द्वितीय हैं। जफर के वो उपनाम से शायरी लिखते हैं। तो प्रश्न क्या है कि भारत में 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह थे, तो उत्तर क्या होगा? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर के दिल्ली में मुख्य सहयोगी कौन थे? बख्त खान। यानी अगर प्रश्न होगा कि दिल्ली में भारतीय विद्रोह का जो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो बहादुर शाह जफर और बख्त खान के द्वारा किया गया। और इसी तरह से हम लोगों को देखना है कि दिल्ली के पश्चात जो भारत के अन्य अलग क्षेत्रों से कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी, फैजाबाद और बिहार, पंजाब, उड़ीसा में जहाँ जहाँ पर ये विद्रोह हुए हैं, तो इन विद्रोह में कौन कौन भारतीय नेतृत्व करता रहे और अंग्रेज दमनकारी अधिकारी कौन रहे, इनको हमें एक सारणी के रूप में देखना है और आगे इन्हें एडजस्ट करना है कि कौन अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित है और कौन भारतीय विद्रोही नेता किस क्षेत्र से संबंधित है। ये एक महत्वपूर्ण शब्द है, जिन्हें हम लोग चर्चा करेंगे। आगे देखिए, दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खान के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया और अंग्रेज अधिकारी निकलसन और हडसन, ये नाम सुना होगा आपने, अंग्रेज अधिकारी निकलसन। ये परीक्षा का प्रश्न है कि दिल्ली के विद्रोह का दमन किन अंग्रेज अधिकारियों ने किया? तो उत्तर क्या हो जाएगा? निकलसन और हडसन के द्वारा किया गया। यानी दिल्ली में विद्रोह के दमन करता अंग्रेज अधिकारी कौन है? निकलसन और हडसन। और निकलसन के द्वारा ही बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। ये कई परीक्षाओं में बना हुआ प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निकलसन के द्वारा क्रांति के दौरान दिल्ली की क्रांति का दमन करते समय किस स्थान से गिरफ्तार किया गया था? तो उत्तर क्या होगा? हुमायूं के मकबरे से। और इन्हें जहाँ पर रंगून निर्वासित किया गया, जो आज यंगून के नाम से जाना जाता है, म्यांमार की राजधानी, जैसा कि आप जानते हैं, और जहाँ सन 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई। ये दिल्ली का एक घटनाक्रम 1857 की क्रांति के समय का। यही एक महत्वपूर्ण शब्द है कि मिर्जा गालिब, ये नाम आपने सुना होगा, मिर्जा गालिब, जिनका वास्तविक नाम क्या था? असद उल्ला खान। मिर्जा गालिब, जिनका वास्तविक नाम असद उल्ला खान के द्वारा दिल्ली के इस पूरे घटनाक्रम का आंखों देखा वर्णन किया गया। और उन्होंने इसका वर्णन अपनी एक पुस्तक में किया है, जिसे दास्ताने बू के नाम से जाना जाता है। यानी दास्ताने बू नामक पुस्तक के लेखक हैं तो मिर्जा गालिब या असदुल्ला खान। और दास्ताने बू 1857 की क्रांति के समय किस स्थान या किस जगह के घटनाक्रम से संबंधित है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? दिल्ली के घटनाक्रम से संबंधित है। इसी तरह ही आइए आगे देखते हैं कि लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व, लखनऊ दिल्ली के पश्चात 4 जून सन 1857 की बहुत महत्वपूर्ण तिथि, चूँकि दिल्ली भारत की राजधानी, इसलिए आपको ध्यान रखना है 11 मई सन 1857, और लखनऊ चूँकि उत्तर प्रदेश की राजधानी, इसलिए आपको ध्यान रखना ये तिथि कौन सी है? 4 जून सन 1857। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल, ये नाम सुना हुआ आपका, बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया। इनके सहयोगी हैं इसी में बिजलिस कादिर, जो कि इनके पुत्र हैं, और इन्हें ये अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, जिसके लिए संघर्ष की स्थिति आई। तो लखनऊ में विद्रोही भारतीय नेताओं में 2 नाम महत्वपूर्ण, बेगम हजरत महल और बिजलिस कादिर। लखनऊ के लिए कह सकते हैं, अवध शब्द भी आप कह सकते हैं, और अवध के विद्रोह का जो दमन है वो अंग्रेज अधिकारी कॉलिन कैंपबेल के द्वारा किया गया। कॉलिन कैंपबेल, बहुत महत्वपूर्ण शब्द कि लखनऊ के 1857 की क्रांति के विद्रोही भारतीय नेता तो बेगम हजरत महल और बिजलिस कादिर, और जबकि यहाँ के विद्रोह का दमन किया गया कॉलिन कैंपबेल के द्वारा। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इसी प्रकार लखनऊ में रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि अंग्रेज अधिकारी कर्नल नील और हेनरी लॉरेंस की और हत्या हुई थी या उनकी मृत्यु हुई, और ये आपको अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे कौन कौन अंग्रेज अधिकारी क्रांति के दौरान भारत में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। इसमें से महत्वपूर्ण शब्द क्या है? अगला देखते हैं लखनऊ के पश्चात कानपुर में विद्रोह 5 जून 1857। यदि आपको तिथि का उतना विशेष महत्व नहीं, क्योंकि आपको क्रम एडजस्ट करना है परीक्षा दृष्टिकोण से। यानी अगर प्रश्न ये रहता है कि दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी में विद्रोह की स्थिति क्या है, या इन 4 स्थानों को विद्रोह के घटनाक्रम में व्यवस्थित करिए, तो आपको एक अपना क्रम एडजस्ट करना है, चाहे वो आप तिथिवार करें या स्थानों को उनकी हायरार्की में एडजस्ट करके करें। कानपुर 5 जून 1857, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा किया गया। नाना साहब जानते हैं, पेशवा वंशज, और इनका जो वास्तविक नाम धोंधू पंत, ये कई परीक्षाओं में आ चुका है कि नाना साहब का वास्तविक नाम था धोंधू पंत था। और कानपुर में इनके बहुत महत्वपूर्ण, बहुत चर्चित नाम के जो सहयोगी कौन है? तात्या टोपे। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। इनका नाम 3 स्थानों पर आता है कानपुर के पश्चात।
झांसी के लिए और ग्वालियर के लिए। और कानपुर के विद्रोह का दमन भी अंग्रेज अधिकारी कॉलिन कैंपबेल के द्वारा किया गया। ठीक, यानी एक महत्वपूर्ण शब्द क्या है कि लखनऊ और कानपुर दोनों के दमनकारी अंग्रेज अधिकारी कौन है? कॉलिन कैंपबेल है। ये विशेष बात कि कानपुर में विद्रोही नेता हैं वो मराठा से संबंधित हैं, पेशवा पद से संबंधित हैं, इसलिए आपके लिए शब्द बहुत महत्वपूर्ण, इसे आपको हर हाल में ध्यान रखना है। यानी कि 1857 की क्रांति के समय पर इनमें से कौन सा स्थान मराठा या पेशवा से संबंधित व्यक्ति के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया, तो क्या हो जाएगा? कानपुर होगा। इसके बाद अगला अगर महत्वपूर्ण शब्द देखते हैं तो इलाहाबाद। इलाहाबाद में विद्रोही नेता लियाकत अली, एक बड़ा नाम लियाकत अली, तथा दमनकारी अंग्रेज अधिकारी अगर हम बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे कर्नल नील। नील 1857 की क्रांति के सबसे क्रूर अधिकारी माने जाते हैं। भारत में पॉइंट उस समय के सबसे क्रूर अधिकारियों में कर्नल नील की गिनती की जाती है। इलाहाबाद बहुत ही एक महत्वपूर्ण शब्द, क्योंकि इलाहाबाद की 1857 की क्रांति के समय भारत के जो गवर्नर जनरल, जिसे आप जान रहे हैं कौन, लॉर्ड कैनिंग थे। कैनिंग के द्वारा इस पूरी क्रांति के समय पर इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया। कई बड़ी परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न कि कैनिंग के द्वारा क्रांति या गदर पर नियंत्रण रखने के लिए, दृष्टि रखने के लिए इनमें से किस शहर को, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद को अपना मुख्यालय बनाया गया? तो कौन सा हो जाएगा? आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद। ये आपके लिए विशेष शब्द जो आपको ध्यान रखना है। इलाहाबाद के बाद आगे बहुत महत्वपूर्ण शब्द है फैजाबाद। फैजाबाद जहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व, फैजाबाद विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमद उल्ला के द्वारा किया गया। एक बड़ा नाम मौलवी अहमद उल्ला, फैजाबाद। और फैजाबाद के विद्रोह का दमन अंग्रेज अधिकारी कर्नल रेनार्ड के द्वारा किया गया। मौलवी अहमद उल्ला ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत ही चर्चित व्यक्ति, और इन पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा 50,000 का इनाम रखा गया था। और मौलवी अहमद उल्ला को अंग्रेजों ने भारत में क्रांति के अंतर्गत सर्वोत्तम सैनिक घोषित किया या माना है। इसके पश्चात अगला महत्वपूर्ण शब्द है रोहेलखंड। रोहेलखंड जिसे आप बरेली कह के भी संबोधित कर सकते हैं, ये बरेली बदायूं का जो क्षेत्र है। और यहाँ के जो विद्रोही नेता हैं कौन है? खान बहादुर खान, खान बहादुर खान। और यहाँ के विद्रोह का दमन विंसेंट आयर के द्वारा किया गया। तो बरेली के विद्रोह का दमन विंसेंट आयर के द्वारा। फैजाबाद और रोहेलखंड ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान और यहाँ के दमनकारी अंग्रेज अधिकारी। इसके पश्चात अगला पंजाब में विद्रोह। पंजाब में एक्चुअल जगह है अजनाला। पंजाब के अजनाला में विद्रोह का नेतृत्व वजीर खान के द्वारा किया गया। वजीर खान ये बड़ा नाम, यानी पंजाब में विद्रोही नेता किसे मानेंगे आप? अजीर खान को मानेंगे। इसी तरह से उड़ीसा, उड़ीसा के गंजाम में विद्रोह का नेतृत्व राधा कृष्ण दंड सेन के द्वारा किया गया। उड़ीसा के गंजाम में विद्रोह का नेतृत्व राधा कृष्ण दंड सेन के द्वारा किया गया। तो पंजाब और उड़ीसा दो महत्वपूर्ण शब्द। असम में विद्रोह का नेतृत्व जो है वो दीवान मनीराम दत्त के द्वारा किया गया। और इन्होंने वहाँ के अंतिम राजा के जो पुत्र थे उत्तराधिकारी थे कर्णकेश्वर सिंह, उनको राजा घोषित किया गया। तो असम के लिए एक महत्वपूर्ण नाम क्या? मनीराम दत्त। अगर मनीराम दत्त का नाम परीक्षा में नहीं है तो कर्णकेश्वर सिंह का नाम भी सही माना जाएगा। ठीक। अगली महत्वपूर्ण जगह झांसी, अच्छे से आप जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, दमनकारी अंग्रेजकारी जनरल ह्यूरोज। जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के लिए ही कहा था कि यहाँ पर वो महिला सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो स्थान है अगर झांसी, तो भारतीय विद्रोही नेता या नेतृत्वकर्ता रानी लक्ष्मीबाई और दमनकारी अंग्रेजकारी जनरल ह्यूरोज है। इसी प्रकार ये अगला बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द, अगर शब्द बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, या पटना शब्द हो, या आरा हो, शाहबाद हो, जगदीशपुर हो, तो एक बहुत बड़ा नाम कुंवर सिंह, उसके बाद उनके भाई अमर सिंह और मुस्लिम महिला स्त्री कौन? धर्मी है। ये तीन नाम बिहार, आरा, शाहबाद, जगदीशपुर या पटना के संदर्भ में। और एक और बहुत महत्वपूर्ण शब्द, कुंवर सिंह के द्वारा बिहार के शाहबाद जिले में ही क्रांति के समय पर अपनी स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई थी। तो शाहबाद महत्वपूर्ण जगह है। अगली महत्वपूर्ण स्थान आवा, राजस्थान में यहाँ के ठाकुर कुशल सिंह के द्वारा, एक बड़ा नाम, कुशल सिंह ने भी जोधपुर और अंग्रेजों की संयुक्त सेना को पराजित किया था। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, कुछ महत्वपूर्ण वो स्थान जहाँ पर विद्रोह हुए और विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन है और विद्रोह का दमनकारी अंग्रेज अधिकारी कौन है। एक महत्वपूर्ण बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और
कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में ही अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। और 1857 की क्रांति का जो भारत में सबसे बड़ा परिणाम माना जाता है, और जैसा अभी आपसे पहले भी चर्चा हुई कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश सत्ता के सीधे अधीन किया गया। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात, 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ा गया या उद्घोषित किया गया। ये बहुत ही बड़ा प्रश्न कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1857 की क्रांति के पश्चात किसके द्वारा पढ़ा गया, तो उत्तर क्या होगा, या किसके द्वारा उद्घोषित किया गया, तो लॉर्ड कैनिंग। और कहाँ पर करा गया, तो इलाहाबाद में। और ये घोषणा थी कि महारानी ही भारत की ब्रिटिश सत्ता या ब्रिटिश क्राउन की मुख्य होंगी। और इसके अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ कि जो भारत का गवर्नर जनरल था उन्हें अब वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, तो भारत के अंतिम जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हैं वो कौन, प्रथम वायसराय भी हैं लॉर्ड कैनिंग। अगला एक महत्वपूर्ण परिवर्तन और किया गया कि क्रांति के पश्चात सेना का पुनर्गठन किया गया। ये एक महत्वपूर्ण है। क्रांति के पश्चात जब सेना का पुनर्गठन किया गया है तो इस पुनर्गठन के लिए एक आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग को परीक्षा पर पूछा जाता है कि गदर के पश्चात किस आयोग का गठन किया गया था सेना में सुधार के लिए या सेना के पुनर्गठन के लिए। बहुत महत्वपूर्ण शब्द, पील आयोग। पील आयोग ने अपनी सिफारिश दी कि किस आधार पर सेना में परिवर्तन किया जाए, तो इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर जो यूरोपीय सैनिकों का संख्या जो 45,000 थी उसे बढ़ाकर 45,000 के स्थान पर कितना 65,000 किया गया। ठीक, और दूसरा शब्द जो भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 के लगभग थी उसे घटाकर 1,40,000 किया गया। ये एक महत्वपूर्ण शब्द जो आपको ध्यान रखना है, यानी यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, भारतीय सैनिकों की संख्या घटाई गई है। और एक और बात, बंगाल में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात, ये भी जब तक परीक्षा प्रश्न बनता है, बंगाल में यूरोपीय एवं भारतीय सैनिकों का अनुपात, अगर इस संदर्भ में बात है तो ये अनुपात किया गया 1 और 2 का किया गया। यानी यूरोपीय सैनिकों भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 था, जबकि बम्बई और मद्रास में ये अनुपात, बम्बई में एवं मद्रास में ये अनुपात कितना किया गया, 1:3 किया गया। ये सेना में किया जाने वाला एक परिवर्तन ताकि सैन्य संतुलन स्थापित किया जा सके आगे किसी प्रकार की इस तरह की घटना के बचने के संदर्भ में। पील आयोग की स्थापना की गई। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात और रही कि 1857 की क्रांति के संदर्भ में कुछ साहित्य भी समय समय पर लिखा गया या इससे चर्चा हुई है, जिन पे एक हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, दास्तान-ए-हूब जो मिर्जा गालिब के द्वारा लिखी गई। इसी संदर्भ में अगला एक महत्वपूर्ण शब्द ये है कि 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम उल्लेख सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया, जिसका प्रकाशन सन 1859 में हुआ था। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक असबाब-ए-बगावत